प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम। और दोस्तों, आज थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया है। आज मैं प्रश्नकर्ता की भूमिका में हूं, मैं जानने वाले की भूमिका में हूं, जिज्ञासु की भूमिका में हूं और उपनिषद का जो ज्ञान देने वाले हैं वो हैं अवनीश पीएन शर्मा जी। चलिए पहले इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गहलोत जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। यह अवसर देने के लिए, मुझे वक्ता बनाने के लिए। बचपन से मेरा सपना था कि मैं वक्ता बनूं और सभी प्रारब्ध के दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। मुद्दा है उत्तर प्रदेश, जहां पर लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं, खासतौर से भगवा खेमे में मीटिंग्स का दौर है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। दो चीजें याद आती हैं, एक तो सन्नी देओल की किसी फिल्म का तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, यानी मीटिंग पे मीटिंग, और दूसरा नजर आता है जो अभी एक किसी वेब सीरीज बहुत हिट हुआ है जिसमें मीटिंग मीटिंग और खास तौर से मेरे क्षेत्र की एकदम लोकल बात उसमें कही गई है, अलुआ मीटिंग। अलुआ दरअसल शकरकंद को कहते हैं, शकरकंद मीठा होता है और हमारे यहाँ यानी बिहार के जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मिथिलांचल में, उसको अलहुआ बोलते हैं। यानी कि वो उसको बिल्कुल नाकारा माना जाता है, हालांकि उसके अलग अलग फायदे हैं और आजकल वो हेल्दी फूड में शामिल है। बहरहाल मीटिंग्स का ये दौर चल रहा है। नड्डा जी भी पहुंच गए, अमित शाह नहीं पहुंचे, लेकिन अमित शाह को कहीं और बुलवा लिया गया। सफेद दाढ़ी वाले ने काली दाढ़ी वाले को बुला लिया और 1 घंटे तक पता नहीं क्या क्या खिचड़ियां पकी। उसके पहले नड्डा जी के सामने तमाम बातें हुई, उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत सारी बातें कही। उसमें एक मुख्य बात मुझे जो नजर आई, संगठन पर बड़ा जोर था उनका। संगठन सरकार से बड़ा होता है, बड़ा होता है। हालांकि जब वो उसके बाद की मीटिंग में निकले तो उनकी चाल ढाल थोड़ी अस्त व्यस्त लग रही थी। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और अवनीश जी से इसके तमाम राज जानेंगे। आपको इसलिए बिठाया है अवनीश भाई, क्योंकि आप कुछ राज फाश करें, कुछ राज से पर्दा उठाएं। पहले ये बताइए कि ये मीटिंग मीटिंग का क्या खेल चल रहा है? लगातार मीटिंग्स हो रही जी गहलोत भाई, बड़े सही तरीके से आपने विषय को रखा है। और आपने जब अलुआ की बात की, यानी शकरकंद की बात की, तो मुझे मदन राय का एक भोजपुरी का गाना याद आ गया। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था तो उनकी एक कैसेट आई थी कि मिश्री मलाई खैलू कैलू तन बुलंद अब खैया शकरकंद अलगा भइले झारखंड। ये गाना मैंने केवल अलहुआ यानी शकरकंदी पे नहीं कही है, उसका इस पूरे चल रहे प्रकरण से बड़ा गहरा नाता है। जब मैं ये कह रहा हूं कि गहरा नाता है तो वो लाइनें क्या है? मिश्री मलाई खैलू कैलू तन बुलंद। अपना विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? कैलू तन बुलंद अब खैया शकरकंद अलगा भइले झारखंड। दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो कुछ भी रार चल रही थी, और एक चीज मैं यहां पर स्पष्ट कह दूं, गहलोत जी, आपकी ही तरह मैं भी कभी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को हाथ नहीं लगाता। आकलन पर गुब्बारे फुलाना हमेशा बदबूदार हवा से फुलाए जा सकते हैं, उनमें कोई खुशबू नहीं हो सकती सिवाय गंध के। इसलिए मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कभी बाय नहीं करता, कभी भी उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन ये बात बिल्कुल ध्रुव सत्य है ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां जमीन पर कहीं आग लगी होती है। तो अगर उत्तर प्रदेश में, और 4 जून के बाद ही ये सब शुरू हुआ है, यह भी सत्य नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। यूपी के लखनऊ और दिल्ली के बीच में टसल, यहां पर जब मैं दिल्ली कहता हूं तो वहां पर पीएमओ सीन में नहीं है, वहां सीन में वही हैं जिनको आपने बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित कर दिया दाढ़ियों के रंगों के माध्यम से। ये टसल उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया है तब से ये चल रही है। और यही वजह है कि शायद ही कोई तीसरा महीना, दूसरा महीना, मैं पिछले 7-7.5 साल से देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐसा नहीं बीतता कि जिसके बीतते बीतते ये कहानी ना आ जाती हो, ये थ्योरी ना आ जाती हो गलियारों में चंडू खाने के साथ योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी को अब तक तो कम से कम उनको 10 बार केंद्र में मंत्री बनाया जा चुका है।
1-1.5 दर्जन बार उनको जो है वो मठ में भेजा जा चुका है। और अब तो और सुनिए, 1-2 ठोरियां उनको अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो यहां नाना प्रकार के जो व्यंजन पिछले 7-7.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द बुनी जा रही थी, यह उसकी बिल्कुल पराकाष्ठा है। और यही मैं कहता हूं, अलगा भैला झारखंड, अब कैया शकत। यहां पर 2 स्थितियां, किसी भी ऐसे द्वंद्व का या तो एक नकारात्मक परिणाम आता ही आता है, लेकिन अगर वह परिणाम या दुनिया का कोई भी परिणाम अगर नकारात्मक किसी एक पक्ष के लिए होता है तो दूसरे पक्ष के लिए वो सकारात्मक होता ही होता है। यहां ये जो टसल, अब मैं घोषणा कर सकता हूं दर्शकों के सामने, मैं हलफ उठा के ये ब्रेक कर रहा हूं कि पिछले 7, सवा 7, 7.5 सालों से चल रहा दिल्ली और लखनऊ के बीच का टसल अंततः कल दिल्ली में उसकी पूर्णाहुति हो गई, वह समाप्त हो गया। और समाप्त हो गया तो आइए फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि किसके हाथ में क्या आया। साहब, 4 जून को जब नतीजा है उसके बाद की पहली कैबिनेट से उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे। केशव प्रसाद मौर्य जी भी उस कैबिनेट मीटिंग में नहीं थे, ब्रजेश पाठक भी उस कैबिनेट मीटिंग में नहीं थे। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, इसके बारे में चर्चाएं शुरू हुई, तो ब्रजेश पाठक की तरफ से सबसे पहला स्टैंड आ गया कि साहब इलेक्शन के बाद जो है हमारा हरिद्वार और ऋषिकेश की पारिवारिक धार्मिक यात्रा थी, और ये बात सही है कि 2 या 3 दिन, मुझे जहां तक ध्यान आता है कि 4 तारीख के बाद 6 या 7 तारीख को ब्रजेश पाठक लखनऊ आ गए, अपना उन्होंने काम धाम संभाल लिया, और वो लगातार, चाहे वो पार्टी की मीटिंग हो, चाहे वो कैबिनेट की मीटिंग हो, चाहे अपना डिपार्टमेंट हो, उस पर वो लगे हुए। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज ए अच्छा बच्चा। तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि यहां यूपी में, कई बार ये सवाल उठा है कि 2 डिप्टी सीएम है, एक ही डिप्टी सीएम के बारे में क्यों बात हो रही है, तो उसकी वजह ये है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी लखनऊ कम दिल्ली ज्यादा रहे। उत्तर प्रदेश की एक कैबिनेट मीटिंग हो जाती है, मैं पहले मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बाद की मीटिंग की बात कर रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य जी लखनऊ में ही होते हैं, बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री से ऑफिस में मिलते हैं, लेकिन कैबिनेट में नहीं जाते। अब यहां पर जमा हासिल क्या हुआ, केशव प्रसाद मौर्य जी ने कार्य समिति की जो बैठक हुई, और एक चीज और बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी कम से कम वो पार्टी है कि ये बताइए कांग्रेस का कौन सा सीटें, कितनी सीटें यहां कबरी हैं भाई उत्तर प्रदेश में। कायदे से मैं कहता हूं कि चलिए, समाजवादी पार्टी में न ये संस्कार है कि वो बैठ के अपनी रणनीति पर आत्मचिंतन करें और या करें वह करें, वो नहीं रहा। वो उल्लास मनाते हैं, ठीक है, उनके पास इस बार नंबर भी है उल्लास मनाने के लिए। क्षेत्रीय पार्टी अगर इतने सांसद पा जाती है, संसद में इतने सांसद पा जाती है, तो उसके लिए उल्लास है। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में पाई है, उसके बाद कहीं आत्मचिंतन समीक्षा जैसी कोई चीज दिख रही है? वहां तो 99 नंबर पाके जो है पप्पू पास हुए पड़े हैं। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी में गंभीरता के साथ न सिर्फ समीक्षा बैठकें हुई अलग अलग फील्ड में, बल्कि उन सारों को एक जगह सिंक्रोनाइज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा नतीजे के बाद और आने वाले 10 सीटों के उपचुनाव और 27 की विधानसभा चुनाव को लेकर कार्य समिति की बैठक भी की, जिससे ये सारी बातें शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस मीटिंग में क्या कहा, उन्होंने कहा कि साहब ओवर कॉन्फिडेंस हमको लेट हुआ। अब ओवर कॉन्फिडेंस जब वो कह रहे थे, तो जब पार्टी और सरकार दोनों एक ही हो, यानी उसी पार्टी की सरकार हो प्रदेश में, तो यानी चुनाव दोनों लड़ रही थी, तो उन्होंने दोनों के आत्मविश्वास को इंगित किया। उसका जवाबी कव्वाली के तौर पर आके डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने क्या तान छेड़ा कि संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा रहेगा। अरे भाई साहब, ठीक है, बड़ा रहेगा। यहीं पर मामला फंस गया। केशव मौर्य जी ने यह सोचा कि मैंने गेंद जो है वो इकाना स्टेडियम के बाहर मार दी है। अब लपकने वाले लपक रहे हो, लपकने वाले हमारी बिरादरी है ही है, आपकी बिरादरी है ही है। मैं जब बिरादरी कह रहा हूं तो जर्नलिस्ट कह रहा हूं। भाई साहब, एक कोई गेंद अगर इस तरह से आए तो उसको लेकर लपक लिया गया। लेकिन नड्डा जी तक यह बात पहुंचते पहुंचते मामला गड़बड़ हो गया।
आप ये बताइए, संगठन सरकार से बड़ा है तो एक संगठन दिल्ली में भी तो है राष्ट्रीय स्तर का, और दिल्ली में भी एक सरकार है। तो क्या कहना चाहते हैं? पीएमओ से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बड़ा है, नड्डा जी की सटक गई। नड्डा जी ने कहा कि अरे भैया, इसने तो ये सवाल उठा के राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसी मॉडल को पेश कर दिया जाए तो फिर नरेंद्र मोदी जी अपना जॉब कार्ड बनवाएं, सुबह 9:15 पर जाके कार्ड पंच करें, पहले दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, नड्डा जी के सामने अपनी एक डायरी लेके बैठे, उस पर काम की लिस्ट लिखें, उसके बाद तब आवे अपने पीएमओ। यहां बहुत बड़ी गलती कर दी, और अति उत्साह में एक शेर मुझे याद आ रहा है, महफिल में जिस शख्स का कद सबसे बड़ा है वो शख्स किसी और के कंधे पर खड़ा है। तो कंधे का जो सहारा लिया, उस सहारे में थोड़ा सा अति उत्साह में केशव मौर्य जी ज्यादा कर गए, ये हकीकत है। मैंने यहां तक दो बातें आपको बताई कि टसल 7-7.5 सालों से चल रहा था लखनऊ दिल्ली के बीच में, अब मैं था कह रहा हूं। दूसरा, केशव मौर्य जी ने आत्मविश्वास में ये कर दिया, उनको तुरंत सिग्नल मिला। प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था केशव मौर्य जी ने, दिल्ली गए जब कार्य समिति की बैठक के बाद, उनको लगा कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। दिल्ली जाके अपने उस कंधे से मिले। नोएडा के जिस फ्लैट या जिस कोठी को सारी गतिविधियों का केंद्र बताया जा रहा है वो निश्चित रूप से सही है, भले वो दूसरे खेमे के पत्रकारों द्वारा उस कोठी का जिक्र किया गया है, लेकिन दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कोठी केशव मौर्य जी की नहीं है, गतिविधियों का पूरा सेंटर वो जरूर था। वह कोठी, मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, हेमंत शर्मा नाम के उस व्यक्ति की है जिसका जिक्र प्रारंभ के मंच पर हम पहले ही कर चुके हैं, उस पर तमाम बातें हुई हैं, बहुत सारे लोग बात किए। प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा, नड्डा जी से मिलने का समय मांगा, नड्डा जी से मिल के आए, वो हाल आपने बता दिया, वो वीडियो टहल रहा है, 2 हाथों का सहारा लेके किसी तरह जा रहे हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ऐसे लग रहा है कि सारा खून निचुड़ गया, या फिर कुछ ऐसा सुन लिया केशव मौर्य जी ने कि गश आ गया और गिरने वाले थे या गिर गए, उसके बाद उठाए, ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। प्रधानमंत्री के द्वारा समय मिल जाएगा इस चक्कर में वो परसों के गए, कल भी रुके रहे दिल्ली, प्रधानमंत्री ने समय नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री संकेतों के धनी व्यक्ति हैं, वो संकेतों से अपनी बात कहते हैं, बिना किसी कार्यक्रम के, बिना समय मांगे लोगों को चौंकना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बुलाए और भूपेंद्र चौधरी से कायदे से मिल लिए। तो केशव मौर्य जी की वो बात जो है उन्होंने साबित कर दिया, आदेश सिरोधार्य, संगठन सरकार से बड़ा है, उन्होंने संगठन के अध्यक्ष को बुलाया। आज केशव मौर्य जी ये बता दें संगठन के किस पद पर हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर ही है ना। तो यहां पर सारी चीजें संकेत में ये कह दिया गया। केशव मौर्य जी से न मिलकर प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया। केशव मौर्य जी नड्डा जी से मिले, बेहोशी के आलम में बाहर आए, यानी वहां से भी संकेत मिल गया, और उसके बाद सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी का मिलन जो लगभग 1 घंटे तक चला। अब लोग यहां कहेंगे कि आपको कैसे पता ये सब, क्या आप लोग उस कमरे के हिस्से थे? देखिए साहब, ऐसा होता है ना कि कोई कहीं किसी कमरे का हिस्सा नहीं होता, लेकिन बड़ी से बड़ी कोठियां अपने आसपास, बड़ी से बड़ी कोठियों में अगर कोई बात चल रही होती है तो उन कोठियों में काम करने वाले ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, पहरेदार, मेड, दाइया, उनके जरिए बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के इस टसल को योगी आदित्यनाथ जी के आगे पीछे बिछाए जा रहे इन तमाम बदबूदार हवाओं को कल एक तरह से रूम फ्रेशनर मार के अंतिम आहुति दे दी गई, और सारा कुछ फोकस इस समय आप काम देखिए ना कि कहां फोकस कहां हो गया है। 10 सीटों का उपचुनाव है, 16 मंत्रियों को 10 सीटों के पीछे लगाया गया है, और भारतीय जनता पार्टी पूरा फुल फ्लेज इलेक्शन मान के ये 10 बाई इलेक्शन लड़ने जा रही है, ताकि 27 के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग करे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि वो छोटे से छोटे चुनाव को भी
बहुत शिद्दत से लड़ती है और बहुत गंभीरता से लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा वो इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। वह कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात ये है कि मौर्य साहब जब निकले तो ऐसा लगा, जैसे आपने बताया ही। उसके बाद दूसरी बात ये है कि उनके सुर बदल गए हैं। उस मीटिंग के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा कि प्रदेश और देश दोनों जगह संगठन और सरकार दोनों ही मजबूत हैं। अखिलेश यादव से चुटकी ली, अखिलेश यादव पर प्रहार किया। हालांकि अब ये एक जुमला मैं कह रहा हूं और इसको फिगरेटिवली लीजिएगा दर्शकों, इसको लिटरली मत लीजिएगा कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। तो मौर्य जी ने उसमें कहा कि 2027 में भी हम 2017 दोहराएंगे। कहे भाई 2022 काहे नहीं दोहराइएगा? क्योंकि 2022 में जो प्रचंड बहुमत मिला है वो तो 2017 में भी नहीं मिला था। उसमें तो बहुमत मिला था और ठीक ठाक बहुमत मिला था, अच्छी सीटें आई थी। लेकिन 2022 में तो जनता ने जैसे उछल दिया कि लो इतनी सीटें, अब करो काम। इसलिए नहीं दिया कहीं कि 2017 में मौर्य साहब प्रदेश अध्यक्ष थे और 2022 में खुद की लंका लगा चुके थे, यानी अपनी ही सीट हार चुके थे। तो ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो है, और भाजपा जो दावा करती है कि हम एक अलग किस्म की पार्टी हैं, चाल चरित्र चिंतन हमारा अलग है। यूपी में देखिए गड़बड़ियां तो बहुत सारी, और बहुत सारी गड़बड़ियां जब मैं ये कहता हूं तो वो इस स्तर की होती हैं कि भाई नौकरशाह, आप एक मोदी या एक योगी अगर खुद ईमानदार हैं तो उनके साथ दिक्कत ये होती है कि वो मान लेते हैं कि पूरी दुनिया हमारे नक्शे कदम पर चल रही है और वो ईमानदार है। लेकिन नहीं, आपको जमीनी हकीकत जाननी होगी। और उस सब में बहुत सारा गैप आया है और वो मुझे लग रहा है पिछले 1 महीने से योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कर रहे हैं, शायद उन गैप्स को भरने की कोशिश हो रही है और 2027 तक वो चीजों को दुरुस्त कर लेंगे, या शायद इस 10 सीटों का जो उपचुनाव हो रहा है शायद उसमें ही। एक बड़ी मजेदार बात है कि सहयोगी दलों ने जो छींटाकशी शुरू की है उस पर योगी आदित्यनाथ ने स्टैंड ले लिया है कि इस बार किसी सहयोगी को कोई सीट नहीं देंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? जी, मैंने कहा ना, सीटें मिलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा आपको कि 10 सीटों का ये जो बाई इलेक्शन है, इसको फुल फ्लेज विधानसभा के इलेक्शन के तौर पर लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। और मैंने पहले ही कहा कि 10 सीटों के पीछे 16 मंत्री लगाए गए हैं। उनमें से एक संजय निषाद जी भी है जिनको एक विधानसभा सीट की एक और मंत्री के साथ जिम्मेदारी दी गई है। अब एक चीज आप जानिए, 2014, 2019, 2024 का चाहे दिल्ली की सरकार हो, वो एनडीए की सरकार है। अगर कोई सस्ता विपक्षी ये कह रहा है कि नहीं साहब 2 बार भाजपा की सरकार थी और तीसरी बार खाली एनडीए की सरकार थी, तो कोई 2014 का मोदी का कैबिनेट देख ले, 19 का मोदी का कैबिनेट देख ले, 24 का मोदी का कैबिनेट देख ले, बहुमत खुद होने के बावजूद भी वो एनडीए की सरकार थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी एनडीए की सरकार है। आपके सहयोगी दल अगर आपके साथ हैं तो आप ये बताइए, कोई ये कहे कि साहब हम मिठाई की दुकान खोलेंगे लेकिन हमको मिठाई नहीं रखनी है दुकान में, ऐसा संभव है क्या? बिना आलू के आप आलू टमाटर की रसदार सब्जी बना देंगे क्या? तो कोई व्यक्ति अगर राजनीति में है, मैं ये केशव मौर्य जी के संदर्भ में भी कह रहा हूं व्यालोक जी, कि कोई व्यक्ति अगर राजनीति में है तो उसके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा होनी ही चाहिए, नहीं तो मर जाएगा वो नेता। विधायकी क्या, वो सभापति नहीं जीत पाएगा अगर उसकी महत्वाकांक्षा ही नहीं रहेगी। और नहीं, अगर गलती से एक बार सभापति जीत गया तो वहीं रिटायर होकर वहीं पर शाल ओढ़ के और उसकी स्मृति में सभा हो जाएगी। यानी कि महत्वाकांक्षा ही उसको अपने वार्ड से निकाल के अपने शहर से निकाल के अपने प्रदेश से निकाल के दिल्ली तक पहुंचाता है। ये सबके साथ होना चाहिए। इसी तरह जो भी घटक दल हैं उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, बिल्कुल डिमांड है। अच्छा कर रहे हैं तो हिस्सेदारी क्यों नहीं मांगेंगे? आप जब काम में हिस्सेदारी लेंगे तो सीटों में हिस्सेदारी। लेकिन यही आपने यह कह दिया कि योगी जी ने स्पष्ट कर दिया कि भैया देखो ये 10 और भाई गाड़ी चलाएगा, तुम सब लोग मिलके को ड्राइवर्स बनो और मजबूती से इस बाई इलेक्शन को लड़ो। अब ये बताइए आप कि जो मैं कहता हूं, चलिए सस्ती भाषा है, जो सत्ता का सुख भोग रहा हो, लगातार भोग रहा हो भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में,
मैं सहयोगी पार्टियों के बारे में कह रहा हूं, चाहे वो राजभर जी हो, चाहे वो पटेल जी हो, चाहे वो संजय निषाद जी हो, उनकी पार्टी हो। आप ये बताइए 10 सीटों पर काहे को कुट्टी करेंगे भाई? 2027 में फुलकेश विधानसभा आने वाली है, तो पता चला यहां पर एक अन्य पाने के चक्कर में वो जो 100 रुपया मिलना था वो कट जाए, उस पर कोई खतरा आ जाए। तो 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कोई घटक दल अपनी नाक नहीं फंसा रहा। अब मैं जरा वापस आ जाता हूं केशव मौर्य जी पर और उसी के साथ नौकरशाही पे। केशव मौर्य जी, आपने एक रूपक कहा था कि फलाने की दाढ़ी फलाने से जाए लेकिन फलाने बाजी से न जाए। तो मुझे लगता है कि केशव मौर्य जी अब भी अपने व्यक्तित्व से बदलेंगे नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं। लेकिन उसी के साथ अगर कोई नहीं बदल रहा है तो एक जो जुमला कहा जाता है कि लकीर छोटी करने की जगह पैरेलल एक लंबी लकीर खींच दीजिए, तो योगी उस राह पे चल पड़े और वो उनको सूट कर रहा है, योगी जी को वो सूट कर रहा है अपने रास्ते पर चलते जाना। एक चीज मैं यहां बेहद महत्वपूर्ण कहूं, ये बात सही है कि केशव मौर्य जी संगठन के व्यक्ति हैं। 17 का जो चुनाव था उनके अध्यक्ष में लड़ा गया था, तो हर आदमी अपने अच्छे दिन याद करता है, तो केशव जी ने भी 17 कह दिया, बहुत अच्छी बात है। सरकार बनी ना, संगठन में मेहनत कर रहे थे ना। तो मैं आज भी निजी राय यही रखता हूं कि कायदे से अगर संगठन का कोई बेस्ट व्यक्ति उत्तर प्रदेश में मुझे दिखाई देता है, ऐसा है भूपेंद्र चौधरी साहब से के बारे से मेरी कोई बहुत रफ्तो तसलसल नहीं है, और केशव मौर्य जी के साथ मैं रोज उठता बैठता नहीं, ये तो मेरी वीडियो देख लेते, तो अगर सोचिए तो मुझे लगता आज भी है कि केशव मौर्य जी संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसकी वजह है, प्रैक्टिकल वजह है ना। और यहां पर मुझे यह भी कहने में गुरेज नहीं है कि योगी आदित्यनाथ संगठन से नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से नहीं आते। हो सकता है वो जिलाध्यक्ष किसी जिले का आए, उनसे मिले तो उसको परिचय देना पड़े। वो उस तरह के संगठन वाले नेता नहीं है कि किसी जिलाध्यक्ष को देखते ही उसके कंधे पर हाथ रख दें, जो कि केशव मौर्य जी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, जब वो ब्लॉक का अध्यक्ष था तब से जानते हैं। तो ये कनेक्ट केशव जी का पार्टी के साथ जरूर है। अब जब केंद्रीय नेतृत्व में यही आती है पार्टी विद द डिफरेंस, भारतीय जनता पार्टी। केशव मौर्य जी इससे पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुके हैं ना, लेकिन एक लंबा अंतराल था। लंबे अंतराल के बाद पेन किलर का, वो कहते हैं ना, दवा का असर खत्म हो जाता है, वो ड्राउजीनेस खत्म हो जाती है उसका, तो फिर दुखाने लगता है। तो मैं उनके दुख के कम होने या समाप्त होने की बात मैं बिल्कुल कहूंगा ही नहीं व्यालोक जी। लेकिन इस बार जो पेन किलर, और इस बार पेन किलर नहीं, दिल्ली से इस बार लोकल एनेस्थीसिया दिया गया है, और वो जो नड्डा जी के कमरे से बाहर वो निकले तो एनेस्थीसिया का असर है। तो यहां पर गंभीरता से अगर मैं कहूं व्यालोक जी कि इस बार इस तरह की बदगुमानियां जो कि बिला वजह फैलाई जाती हैं, हालांकि बिला वजह नहीं है, वजह के साथ फैलाई जाती हैं, जिसका कि विपक्ष और विरोधी खेमा नरेटिव बनाने से लेके अपनी राजनीति तक में इस्तेमाल करता है, उस तरह की चीजें अब उत्तर प्रदेश में न हो, इसको लेके गंभीर मैसेज न सिर्फ नड्डा जी ने, न सिर्फ कंधे ने, अमित शाह जी ने दिया है, न सिर्फ प्रधानमंत्री ने दिया है, बल्कि इस बार सबने लिया दिया है प्रधानमंत्री को छोड़ के। नहीं, प्रधानमंत्री ने भी लिया दिया है। भूपेंद्र चौधरी को बुला के जब वो मिले तो क्या कर रहे थे भाई? उन्होंने इस चीज को सिद्ध किया। भाई ये बताइए कि प्रधानमंत्री एक तो इस बात के धनी है ना कि कौन सी बात कहां कही जाए, किस समय कही जाए, तो उन्होंने ये संकेत दिया। तो इस तरह से ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ड्राइविंग सीट पर पहले भी थे, अब भी हैं। वो जो पीछे दो एक लड़के लटके रहते हैं ना, एक सवारी पटना, एक सवारी पटना, एक सवारी लखनऊ, एक सवारी लखनऊ, उनकी आवाजें बंद हैं। अब प्रॉपर काउंटर से टिकट कट रहा है, टिकट कटाने के बाद सारी सवारियां बैठेंगी और उसके बाद यात्रा चलेगी। ये 10 बाई इलेक्शन में आपको दिख जाएगा। और एक लाइन अंतिम में बता दूं, वो आवश्यक है बताना, नौकरशाही को दुरुस्त करने का काम शुरू हो चुका है। वो अफसर जिनके बारे में इस तरह की फीडबैक हैं, उन पर विशेष नजर रखी जा रही है, बाकायदे कमेटी बनाई गई है। और एक चीज और बता दें,
बाई इलेक्शन 10 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसकी जो चुनाव संचालन समिति बनी है, उनमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। जी, बातें बहुत सारी हैं दर्शकों, लेकिन हम इस पर टुकड़ों टुकड़ों में भी बातचीत करेंगे, आगे भी बहुत सारे मौके आएंगे, क्योंकि एक समय का जो हमारा संदर्भ होता है, समय की जो सीमा होती है, उसके हिसाब से फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर अगर हम कहें तो योगी आदित्यनाथ को फुल फ्रंटल एक्टिविटी दे दी गई है, जो हमेशा से मिली ही हुई थी, लेकिन जो कुछ चीजें उठती रही कि फलाने को रोक दिया, तो जैसे मैं जितना जानता हूं कि 2017 से ही उनके ये पहले तो सीएम नहीं बनेंगे, सीएम कैसे बन जाएंगे, इतने उग्र हैं, नहीं बनेंगे। फिर जब सीएम बन गए तो इनको मिनिस्टर नहीं चुनने दिया जाएगा, जब मिनिस्टर चुन गए 5 साल सरकार चल गई तो अच्छा इस बार तो नहीं होगा, फिर से वही सीएम कैंडिडेट बने, फिर से वही मुख्यमंत्री बने। तो ये सब चलता रहता है राजनीति में, और इससे कुछ लोगों का मनोरंजन होता है जो पार्टी के भक्त हैं, जो पार्टी के समर्थक हैं, उनको भले थोड़े बहुत परेशानी हो, लेकिन ये कुल मिला के राजनीति में मनोरंजन का मसाला है। अभी केशव मौर्य जी के पर कतर दिए गए हैं, लेकिन ये वही केशव मौर्य हैं जिन्होंने एक बार को सीएम के दफ्तर के आगे अपने नाम की पट्टी तक लगा दी थी। तो केशव मौर्य से हम लोग कुछ भी अपेक्षा कर सकते हैं और कुछ भी सोच सकते हैं। बहरहाल यूपी का यह चैप्टर और भी मनोरंजन लाएगा कि नहीं, और भी राज होंगे कि नहीं, इन सब पर हमारी नजर रहेगी, और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पसंद आए बात तो आगे बढ़ाइए, कहिए कि इस चैनल पर अच्छी बातें होती हैं, देखिए, दिखाइए। और तब तक के लिए भाई अवनीश को और मुझे मुझव्यालोक को दीजिए इजाजत। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।